चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन पहला आज का क्लास का। लिखिए, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लिखिए, माना एक अनंत लंबाई के तार ए बी में धारा I बह रही है। माना एक अनंत लंबाई के तार ए बी में धारा I बह रही है। ये एक अनंत लंबाई का तार है बच्चों। तार टेढ़ा बन गया, ये बच्चों तार को सीधा बनाया। धारा I बह रही है, अनंत लंबाई का तार है, धारा I बह रही है। अनंत लंबाई का तार है इसलिए ऊपर प्लस इन्फिनिटी और नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी। ऐसे तार को मैंने दिखा दिया है कि ये अनंत लंबाई का तार है जिसमें धारा I बह रही है। ले लो, कैपिटल ले लो। वैसे तो बात सही है, कैपिटल लेना चाहिए क्योंकि फिक्स धारा है और कांस्टेंट चीज़ों को जो बदलती नहीं है फिजिक्स में कैसे लिया जाता है, कैपिटल, है ना भैया। हाँ, धारा I बह रही है। इस धारावाही चालक के कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए ये बिंदु O है और यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है। अब आप कहेंगे सर वो बिंदु तो कोई भी हो सकता है। तो भैया मैं ये कहूँगा, जैसे मान लो कोई भी बिंदु कहीं पर है तो वहाँ उस बिंदु से आप इसको सीधे मिला दो। कैसे मिला दो? लंबवत। कैसे मिला दो? तो जहाँ पर वो मिलेगा वो बिंदु O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु O, है ना। लिखो, बिंदु, मैंने क्या लिखाया, इस धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, बिंदु P भी हमारा है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस पर इससे लंबवत डालोगे तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, उसे क्या ले लोगे? O ले लोगे। हैं जी। चलो अब अल्पांश ले लिया जाए। लिखो, बिंदु O से L दूरी पर बिंदु O से L दूरी पर एक अल्पांश dl लेते हैं। बिंदु O से L दूरी पर, ये दूरी L है, यहां तक। ये अल्पांश बहुत बड़ा दिखा दिया मैंने, थोड़ा छोटा ले लो। ये लो, बहुत ही छोटा होता है ये, जितना दिख रहा ना बोर्ड में उतना भी नहीं होता। तो ये dl लंबाई का एक अल्पांश है और कितनी दूरी पर है? बिंदु O से L दूरी पर। बनाते जाओ, दिखाते जाओ, समझते भी जाओ बढ़िया से। कहीं दिक्कत हो तत्काल पूछना। बिंदु O से L दूरी पर एक अल्पांश dl ले लिया है। अब ये अल्पांश है बेटा, ये अल्पांश ऊपर जाएगा तो अब यहाँ मान लो यहाँ तक की दूरी है, बोलो यहाँ है ना। अब ये अल्पांश अगर ऊपर जाएगा तो ये दूरी बढ़ेगी और ये अल्पांश अगर नीचे आएगा तो दूरी कमेगी।
इधर जाएगा तो फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, और वेरिएबल को मैंने क्या मान लिया, एक्स, है ना जी। हाँ लिखो, माना अल्पांश की बिंदु P से दूरी x है, माना अल्पांश की बिंदु P से दूरी x है, तो अल्पांश की बिंदु P से दूरी अपन ने x मान ली है। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है, लेफ्ट हैंड लगाने में आप सभी लोग है ना पारंगत हो गए हैं भैया। तो भैया कहाँ होगी दिशा, बोलो, अंदर की ओर। अब तो खुद टेस्ला साहब की आत्मा आपके अंदर घुस चुकी है। निकोला टेस्ला देखी थी फोटो, हाँ बड़ा स्मार्ट दिखते हैं यार, है ना। हाँ तो भैया डीएल आई धारा यहाँ पे जा रही है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है इस डीएल अल्पांश की वजह से। अब ये डीएल अल्पांश जो है ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक मूव करेगा, हाँ या ना। मतलब डीएल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस इन्फिनिटी और नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी। चलिए जी, धारा की दिशा और डीएल के बीच का कोण ले भैया, धारा की दिशा आई ऊपर है और डी आर जिसको मैंने फिलहाल एक्स बोल दिया है, इसके बीच का कोण कितना ले लो, थीटा। लिखो भैया थीटा, ये कोण ले लीजिए थीटा, ठीक है। धारा की दिशा और डीएल के बीच का कोण थीटा ले लो, और ये वाला कोण अल्फा ले लो, हालांकि ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो अंदर वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है। हाँ अब चलो करते हैं सॉल्व। यहां तक तो भाई साहब डायग्राम बन गया। ये इन्फिनिटी तार बहुत लंबा हो रहा है, इसको यहां तक बना दो क्योंकि आप तो समझ चुके हो, है ना बेटा। माइनस इन्फिनिटी मेरे को लिखने की जरूरत है, मैंने छोटा कर दिया। हाँ जी बच्चों लिखो, अब लिखो, बायोट सेवर्ट के नियम के अनुसार इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायोट सेवर्ट के नियम के अनुसार इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सब बच्चे एक्सपर्ट हैं, सबको याद है dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन कितना थीटा, आईडीएल थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मगर फिलहाल आर की जगह क्या है, एक्स है ना जी बेटा। आईडीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ नोट कर लो, आईडीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने सदिश रूप में, ये मैंने अदिश रूप में लिखा है क्योंकि मुझे सदिश रूप की जरूरत नहीं है ना। आईडीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे दो। ये किसके कारण है, ये इस छोटू के कारण है। छोटा सा जो अल्पांश जा रहा है उसके कारण बेटा दिशा आ गई है। ठीक है, हाँ जी, आईडीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये इस छोटे से के कारण है, बट मगर मुझे पूरे के कारण निकालना है, हाँ या ना। मुझे किसके कारण निकालना है, पूरे के कारण। अब देख बेटा, अपने पास में dB का अपन जानते हैं, चूंकि B बराबर होता है dB का कंप्लीट इंटीग्रेशन, हाँ या ना। तो B इक्वल्स टू, अच्छा इसके बाद कुछ लाइनें लिखनी है, वो मैं लिखाना भूल गया, पहले वो लिख लो, इसके बाद कुछ लाइन लिखो। हाँ dB है, दिशा की बात करेंगे। लिखो, इस क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत कहाँ महाराज, अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर की ओर। लिखो, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, भीतर की ओर
है ना, अंदर की ओर। आप अपने कॉपी में देख लो, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है, दिष्ट है। ठीक, तो अंदर की ओर धारा की दिशा इसमें जो है दिष्ट है। एवं तार के सभी धारा अल्पांशों के लिए, एवं तार के सभी धारा अल्पांशों के लिए बिंदु P पर dB की दिशा समान होगी, dB की दिशा समान होगी। सबके कारण दिशा समान होगी अंदर की ओर। यहां पर देख लो अंदर, यहां पर देख लो अंदर, यहां पर देख लो, हर पॉइंट पर क्या होगी? अंदर। तो जो कुल क्षेत्र होगा वो सभी छोटे छोटे अल्पांशों के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होगा, हाँ या ना? तो कुल क्षेत्र के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका सदिश योग। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? योग के लिए लिखो, लिखो अतः बिंदु P पर पूरे धारावाही तार के कारण, बिंदु P पर पूरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार के छोटे छोटे अल्पांशों के कारण, बिंदु P पर धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार के छोटे छोटे अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के फिर से लिखो अतः P पर पूरे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार के छोटे छोटे अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के, छोटे छोटे अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के काय के बराबर होगा? सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर, जुड़ जाओ सबके सब, सिग्मा dB है ना, दैट इज इक्वल टू, मगर इंटीग्रेशन है और सतत कार्यक्रम है, लगातार भंडारा हो रहा है, लगातार वितरण हो रहा है, तो इंटीग्रेशन किसका रूप रख लेगा? सॉरी, सिग्मा किसका रूप रख लेगा? इंटीग्रेशन का, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ dB, हाँ या ना? तो B बराबर इंटीग्रेशन वक्त आ गया है रखने का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई दिक्कत क्या है बच्चों, अब बड़ी तुमको जबरदस्त बात मैं बता रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं तुमको कंसेप्ट बता रहा हूं जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूरी मैथ्स के लिए। तुम ये देखो कि भैया यहां पर कितने हीरो काम कर रहे हैं, इस डेरिवेशन में कितने हीरो काम कर रहे हैं। म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, बोलो डीएल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जब ये अल्पांश ऊपर जाएगा तो डीएल जो है ऊपर नीचे जाएगा, बोलो हाँ है ना? अरे भैया नाम ही में डी लगा हुआ है, नाम में ही डी लगा हुआ है। डीएल मतलब लंबाई, चेंजिंग लेंथ, डीएल मतलब चेंजिंग लेंथ, मतलब डीएल डेल्टा एल वेरिएबल है बेटा। डीएक्स का मतलब क्या होता है? बदलने वाली क्वांटिटी ना, तो नाम ही क्या आगे डी लगा है, तो ये हो गया साइन थीटा। बोलो थीटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, ये ऊपर जाएगा तो पाई होता जाएगा, नीचे आएगा 90 हो जाएगा, है ना? और इधर जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो थीटा कहां से कहां तक बदलेगा? 0 से लेके 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री। देखो महसूस करो थोड़ा सा, तुम अभी पूछोगे मुझसे कि सर ये कैसे बदलेगा थीटा। देखो यहां आ रहा है इधर की ओर, तो देखो ये क्या बन रहा है? बड़ा 90 से ज्यादा बन रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? और जाएगा तो 90 से और ज्यादा, हाँ या ना?
यहां पे आया तो क्या हो गया, 90 से 90 आ गया, हाँ या ना। अब नीचे जाएगा तो छोटा बनेगा, देख लो ध्यान से, हाँ या ना। अब यदि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी में अनंत बहुत लंबा बनेगा, तो इसका कहीं ऐसा बिल्कुल इस टाइप से बनेगा, तो वो कोण कितना हो जाएगा, 0। भाई ऊपर अनंत के लिए हो जाएगा, लगभग लगभग मान करके चलो। आप क्या करें भाई, अनंत का तो अपन को ही पता नहीं है ना, अनंत का भी अपन को पता नहीं है। अब मैं एक छोटी सी फिजिक्स की बात बता देता हूं। सूर्य से आने वाली किरणें, अब आपके लिए तो भाई साहब सूर्य से किरणें ऐसे आती हैं, बोलो हाँ या ना। मगर जब पृथ्वी में हम दर्पण वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, समांतर बनाते कि नहीं बनाते, क्योंकि सूर्य से जो निकलने वाला तरंगाग्र है, क्या है, तरंगाग्र, नया बात कर रहा हूं, तरंगाग्र है, इसी साल आपके सिलेबस में तरंगाग्र। एक तरंग है तो तरंग ही है, मगर जब बहुत सारी तरंग निकलती हैं तो उनका जो एक पैटर्न निकल करके आता है उसको बोलते हैं तरंगाग्र। तो सूर्य का जो तरंगाग्र है वो है समतल, कैसा है, समतल। तो सूर्य से निकलने वाली रेखाएं एक तल में होती हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आप यहां से देखोगे, पास में खड़े होगे तो चलो आपको समझ में आ जाएगा, ये पास पास में ऐसी है। आप 15 करोड़ किलोमीटर, कितने किलोमीटर, अपन से सन की डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर से दूर से खड़े होकर के देखोगे तो मेरे भाई ये बताओ, ये लाइन बढ़ते बढ़ते ऐसी होगी, बोलो हाँ, हाँ या ना। और जब तुम यहां पर आकर के देखोगे तो तुम्हें ये मुड़ी हुई दिखाई देगी कि सरल रेखा दिखाई देगी, सरल रेखा, हाँ या ना। कैसी दिखाई देगी, सरल रेखा। क्लियर हो गया। तो वजह ये है कि यहां पर जो कोण बनता है वो 0 से लेकर के 180 तक का बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे हैं। चलो खैर, तो भैया हीरो हीरोइन की बात कर रहे थे। यहां पर एक बदलाव कौन है, एक बदलाव कौन है, एक बदलाव कौन है, हो एक्स भी बदलेगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो एक्स भी बदलेगा। तो अब अपने सामने टास्क ये है कि ये जो तीनों लोग बदल रहे हैं, इन तीनों को भैया एक में लेके आओ, और पूरे इंटीग्रेशन में याद रखना कभी भी 2 हीरो हीरोइन पे खेल नहीं होगा, एक पे ही, एक ही बदलाव स्वीकार है। अगर हम x के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हम x को ही झेलेंगे, अगर हम l के लिए करेंगे तो l को ही झेलेंगे, अगर हम थीटा के लिए करेंगे तो हम थीटा के लिए ही झेलेंगे, बाकी हम किसी को देख नहीं सकते। चलिए, तो भैया हम यहां पर बदलते हैं एक वेरिएबल को लेकर। पूछो, ये बताओ मुझे, हाँ ठीक है, चलो भाई ठीक है। देखो हम समझ गए, तुम कह रहे हो dl अल्पांश है, dl अल्पांश है। dl को ये समझो, dl आज यहां बैठा है, बोलो हाँ या ना। अब dl की पोजीशन यहां आएगी ना, हमने फिक्स कर दिया है अभी कि l पोजीशन पे dl है। अच्छा, dl छोटा है, क्या मैंने dl का नाम बताया कि इतने का है, 0.1 सेंटीमीटर का? नहीं बताया ना, है ना, नहीं बताया ना। तो उसके नाम के आगे ही मैंने dl लगाया है, मतलब वो एक बदलती हुई राशि है, dx बदलती हुई राशि है। जब आप याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था वो विभव, तो यहां से r दूरी पर, r दूरी ले ली थी मैंने, फिर मैंने कहा था इसको dx दूरी तक खसकाने में किया गया कार्य, फिर इसी dx को तो बदले थे, लेकर के मूव करते हुए आए थे। तो आप कहोगे सर dl कहां से कहां जा सकता है? अगर चलने की बात देखो तो dl शुरू में यहां बैठा होगा, बोलो हाँ, फिर dl को कड़वक 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 घुमा, ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी भागेगा और नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी। आया समझ में? बेन साहब का है, कछू है सिर के अंदर अंदर की, हाँ भाई वही तो वेरिएबल है बेटा, अल्पांश कहीं पर लिया ना। आप देखो, आप ये बात जानते हो, ये बताओ, ये अल्पांश आप यहां पर लेते हो, हाँ या ना? तो तुम खुद बताओ, ये अल्पांश यहां के लिए रहता है कि हर जगह जाता है? तभी तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं यार, हाँ या ना? आई बात समझ में ना? हाँ। और इतना सोचना क्यों यार, जिसके नाम के सामने डी लगा वो वेरिएबल है, डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएशन। चलो, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? बेन साहब पूछो क्या डाउट है? चलो भैया, अगला 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 टॉपिक है, हाँ, ए पी ओ, ओ क्यू पी, ओ क्यू कहाँ है? ये है, पी है बेटा, इसका नाम है ओ, इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू, इस पॉइंट का। हाँ ध्यान से देखिए,
ओ क्यू पी, यहां तक आ गया। इसको नंबर 2 देके शांति से बैठा दो, हाथ नहीं लगाना, अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है बेटा। देखो अभी फिलहाल इस सीन में वेरिएबल जो इंटीग्रेशन खेल रहा है, कौन खेल रहा है? डीएल। कौन खेल रहा है? और डीएल कहां से कहां बदला होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अभी तक की लिमिट जो बन रही है वो बन रही है क्या? माइनस इन्फिनिटी से। मगर दिक्कत क्या है? दो वेरिएबल और खड़े हुए हैं, एक एक्स और एक थीटा। ये लोग हमको इंटीग्रेशन करने नहीं देंगे, ये लोग हमको इंटीग्रेशन करने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ओ पी क्यू या ओ क्यू पी, ले लो ओ क्यू पी, बोलो हाँ। ओ क्यू पी ट्रायंगल अपन ने ले लिया, तो ओ क्यू पी में निकाल लो 10, अंदर वाला क्या है? 180 माइनस थीटा। हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, हाँ या ना? बोलो लंब कितना है? आर। आधार कितना है? एल। तो यहां आ गया भाई साहब अपने पास आर बटे एल। और 10 180 माइनस थीटा कितना होता है? 10 थीटा होता है कि नहीं होता? 10 थीटा बराबर आर बटे एल, ठीक है ना। 10 थीटा इज इक्वल टू आर बटे एल, ठीक है। 10 थीटा इज इक्वल टू आर बटे एल। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आजा सनम तेरी कसम, ASTC याद आया? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ये तो साइन का मायका है, तो इसमें 10 क्या होगा? माइनस होगा, हाँ या ना? तो माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल हो गया। तो 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, माइनस आर बाई एल। एल की वैल्यू निकाल लो, एल इक्वल टू माइनस आर अपॉन 10 थीटा। बोले तो एल इक्वल टू माइनस आर कॉट थीटा। बोलो आया समझ में? सुनो भैया, एल बराबर माइनस आर कॉट थीटा। अगर आपको लगे कि सब कुछ जा रहा है तो आप भी जा सकते हो, ठीक ना। बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। झेल पा रहे हो तो ना, मैं टॉर्चर नहीं करना चाहता भाई किसी को। फिजिक्स समझ में ना आए तो टॉर्चर है। तो भैया एल इक्वल टू माइनस आर कॉट थीटा, ये आ गया। अब देखो भाई एक फायदा होने वाला है। ये क्या है? पिक्चर में हीरो कौन है? एल को मैं किसके टर्म में ले जा रहा हूं? थीटा बोलो बस। वेरिएबल कौन है? थीटा, वो तो रेशियो है घर का है। आर कांस्टेंट है, क्योंकि तार के मध्य बिंदु से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी? फिक्स होगी, वो तो बदलेगी नहीं। तो आर कांस्टेंट है बेटा। चलो एल आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डी एल बाई डी थीटा। किसके पदों में डिफरेंशिएशन? थीटा के पदों में। बोलो आर क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन किसको याद है? कॉट का डिफरेंशिएशन लास्ट ईयर पढ़ाया था। डी बाई डी थीटा कॉट थीटा, हाँ माइनस तो बता दिया। अरे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? छाप लो इसको भैया, 11th वाला बादल। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बना लो बादल, ठीक है ना। कुकर्मों के बादल पढ़े ही नहीं, 11th में है ना। डिफरेंशिएशन था तो यार इतना बढ़िया चैप्टर, पूरे फॉर्मूले थे, याद करो। हाँ ना, 15 चैप्टर, 13 चैप्टर, हाँ हाँ। तो टी थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो भैया देखो अब यहां पे माइनस आर बाहर आ चुका है, इसका होगा, बोलो क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो गया डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो डी एल की वैल्यू इक्वल टू आर कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। पहले पिक्चर का हीरो कौन था? अब कौन बनने वाला है? थीटा। कौन बनने वाला है? थीटा। और यहाँ डी थीटा भी आएगा भैया, नीचे से ऊपर आया, आ गया समझ में ना। तो अब पिक्चर का हीरो डी थीटा बनने वाला है। बोलो क्लियर है? ओके 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 ओके। चलिए भाई यहाँ तक ये बात आ चुकी है, तो ये तो हम पुट कर देंगे। एक और इसको लिख लिया, मिटा दूं ये मिटा देता हूं, है ना। चलो अब आ जाओ इसमें ट्रायंगल में, फिर से आ जाओ। इसको पकड़ो भाई साहब, साइन के लिए खेलो। किसके लिए? अब आप कहोगे सर क्यों खेलो साइन के लिए? क्योंकि ये क्या बैठा पिक्चर में? एक्स। बोलो हाँ, बैठा है ना। तो अपन ने डीएल का तो बस्ता बंद कर दिया, बोलो हाँ। थीटा तो अपनी पिक्चर का हीरो है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, अपन थीटा के टर्म्स में ला रहे हैं। अब किसको गायब करना है?
एक्स को, हाँ या ना। तो एक्स को गायब करने के लिए कौन सा एंगल लेके आऊं? साइन थीटा। क्या लेके आऊं? साइन थीटा। लो भाई साहब, साइन 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ, साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि ना है क्लियर? हाँ ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा। तो अपने पास हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू भाई लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है? आर, और कर्ण क्या है? एक्स। अपन को एक्स चाहिए है, तो एक्स ऊपर ले जाओ, आर। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा चतुर्थांश? सेकेंड क्वाड्रेंट। किसका आएगा? कोई परिवर्तन नहीं होना है। नीचे कितना आएगा? मतलब मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू आर कोसेक थीटा। आया समझ में? आ गया समझ में? चलो रख दें फिर। तैयार हैं सब लोग? चलो भैया, तो b की वैल्यू रख दी जाए। डरते डरते रख रहे हैं अपन भी वैल्यू। b इक्वल टू, हाँ लिमिट में, चलो पहले तुक्का मार लो आप लोग। बोलो लिमिट कितनी लगेगी, कहां से कहां? 0 से लेके पाई। रेडियन चलता है बेटा इसमें। क्या चलता है? रेडियन। 0 टू पाई। क्या चलेगा? 0 टू पाई। भाई कम से कम कोण 0, अधिक से अधिक कोण कितना? पाई। ठीक है, चलो चलो चलो, ये हो गया। अब इसके बाद मतलब जो मिनिमम कोण तय होगा वो 0 होगा, और जो अधिकतम कोण तय होगा वो पाई होगा। ठीक है ना? चलो ये हो गया। अब वैल्यू पुट करना है ना बस अपन को। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट था। करो आज, चलो अगले स्टेप में बाहर ले लेंगे, कोई ना। हाँ भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई, डीएल बदल चुका है। डीएल बदल चुका है, किससे बदला है? आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना? तो लियो भैया, आर कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को सबसे पीछे झोंक दो, क्योंकि भैया वेरिएबल है वो, उसी से इंटीग्रेशन होना तो अच्छा लगता है ना, लास्ट में रहता है। आर कोसेक स्क्वायर, आई हो गया, डीएल हो गया। साइन थीटा को हाथ नहीं लगाना, साइन थीटा को हाथ नहीं लगाना है। चलिए भाई साहब, अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करना है आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो आया समझ में ना? आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा, एक आर से एक आर। आ जाओ सबके सब बाराती बाहर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सब नचवे वारे यहाँ हैं। आई अपॉन आर, अजय विदा चक्कर में 0 से लेके क्या? पाई। और क्या बचा बेटा? साइन थीटा दी थीटा। हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन लो भाई, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब लोअर लिमिट, अपर लिमिट आराम आराम से रखना, चाहो तो माइनस साइन को बाहर बुला लो बाहर। माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। चलो बोलो, कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री कितना होता है? नहीं, -1। कॉस 180 कितना होता है? कितने बार बोला हूं सांप दौड़ा दिया करो, कितने बार बोला हूं सांप दौड़ाओ। कॉस का सांप कहां से दौड़ता है? 1 से। और साइन का सांप कहां से दौड़ता है? 0 से। देखो, कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0, और कॉस 180 की वैल्यू -1। इतना क्यों सोचना भाई, सांप दौड़ाओ ना, समझ गए? तो कॉस 180 -1, और कॉस 0 कितना? बोलो 1। कितना आया? कॉस 0 1, -1 -2, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो भैया 2 से नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आ गया समझ में कि नहीं आया? चेक करना बेटा, सही है कि गलत है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर सही है? स्मॉल आर आएगा वैसे अपन, हाँ स्मॉल आर ले रखा है, हालांकि कोई फर्क ना है। चलो कैपिटल आर ले लेते तो भी ठीक था। लिख लो भाई। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनंत धारावाही चालक के कारण B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा नोट कर लो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो। फिर ओरस्टेड साहब की उस परिकल्पना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जो उन्होंने देखी थी, जो उन्होंने एज्यूम किया था प्रयोग में।
तो उस परिकल्पना पर विचार करेंगे। चलो तब तक इसको बढ़िया तसल्ली के साथ बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए अब इससे जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर पूरी कहानी थीटा के लिए ले आया। मैंने अपनी पिक्चर का हीरो थीटा को बना दिया। अब अलग अलग जो है अलग अलग डेरिवेशंस में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। कोई पिक्चर का हीरो एल को बना लेता है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट में वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो अलग अलग बुक्स का मामला है, बट मुझे थीटा इजी लगता है और आप लोग भी थीटा से करिए, मैं आपको ही सजेशन दूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हमें क्या निचोड़ मिल रहा है। पहली चीज, अगर इसके सदिश रूप की बात की जाए, अगर यदि इसके सदिश रूप की बात की जाए तो आप देख रहे हैं ये लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो लंबवत अंदर की तरफ अगर आप जेड अक्ष मान लो तो दिशा क्या होगी, माइनस के कैप। क्या बनेगी बेटा, तो भैया सदिश रूप में सबसे पहले लिख लो बी सदिश इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और माइनस का के कैप। अब सदिश में तो आप लोगों ने भारी आत्मविश्वास कमा लिया है, ठीक है ना। सदिश अब आप लोग को बनने लग गया है, समझ में आने लग गया है। माइनस के कैप हो गया ये। अब बात करते हैं, देखिए कुछ अच्छी बातें हैं। बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू, जितनी जोरों की धारा होगी विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना तगड़ा होगा, हाँ या ना। क्या यही था ओरस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बिना इस डेरिवेशन को करे हुए, याद करिए जो एक्सपेरिमेंट था, धारावाही चालक के चारों तरफ इनने लोहे की पाउडर बिखेर दी थी। टक 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 करने के बाद में जितना पास में थे वो उतना घनापन था लोहे के कणों में, हाँ या ना। हाँ, तो मैं तो आर की बात कर गया। और धारा जितनी जोरदार थी, चुंबकीय सुई इतनी जोर के डांस कर रही थी, मतलब धारा जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर यहाँ कहाँ स्क्वायर है भाई साहब, यहाँ आर है। देखिए बायोट सेवर्ट लॉ में आर स्क्वायर है, मगर हर जगह फिट नहीं बैठेगा वो। बायोट सेवर्ट लॉ मौलिक नियम है। क्या नियम है, मौलिक नियम है, फंडामेंटल है, शुरुआत उसी से होगी, मगर उसके बाद बहुत कुछ होने के बाद ये आया है। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देख लेना यहाँ पर इन्होंने एक बढ़िया डाउट क्रिएट कर दिया कि अगर प्रश्न में लिख करके आया कि धारावाही अनंत रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, बी प्रोपोर्शनल टू आर, पहला ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू, दूसरा ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तीसरा ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन रहेगा इसमें से कोई नहीं, या बी प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। बोलो किस में तार लगाओगे, 1/r में। बिल्कुल सही, समझ गए ना। मगर काफ़ी सारे बच्चे इसमें लगा के आएंगे, क्योंकि बोलेंगे बायोट सेवर्ट का नियम तो यही कहता है। तो बायोट सेवर्ट के नियम के बाद में ही तो डिराइव हुआ है ये, ठीक है ना। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब जितनी दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना घटेगा, कम होगा। अगर दिशा की बात की जाए तो आइए, दिशा तो हो चुकी है बात, अब आइए इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए ये है आर, हाँ या ना। ये आर है दाएं तरफ, ये आर किस तरफ है, मतलब दूरी दाएं तरफ की, यस और नो। और ये आर किस तरफ है, बाएं तरफ। आर किस तरफ है, बाएं तरफ। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां भी दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, बोलो हाँ या ना। और यहां भी दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। ये ग्राफ कौन सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आयताकार अति परवलय, जो पिछले साल आपने देखा था, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी बायल का नियम, याद आया। तो ऐसे फिलहाल यहां पर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहो समझ में आया नहीं आया, बोलो क्यों नहीं आया भाई। बी और आर में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए यही तो बनता है भैया ग्राफ, समझ गए ना। ये बताओ आर बढ़ेगा तो बी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो ये देखो आर बढ़ाते जाओ, देखो पहले आर यहाँ था, ये आर यहाँ पर था, तो देखो बी ज़्यादा है या ना। आर बढ़ के यहाँ पर आ गया तो बी क्या हो गया, कम हो गया। हो रहा कि नहीं हो रहा है, बस यही तो समझाना चाह रहा हूँ, नोट कर लो। क्यों
क्यों? सीधी रेखा का समीकरण ही अलग होता है, ये आयताकार अतिपरवलय का समीकरण है। अगर कोई भी समीकरण y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x के रूप का है तो पक्का आयताकार अतिपरवलय है। मतलब y इक्वल टू 1/x यानी y इक्वल टू k/x, कुछ भी रूप का इस तरीके का है तो आयताकार अतिपरवलय है। समझ गए? हाँ, लिख लो, बना के लिख लो। बादलों के अंदर, बादलों के अंदर लिखो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी y इक्वल टू k/x, ठीक है ना? या xy बराबर k, xy बराबर k क्या होगा? आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये बायोट-सेवर्ट लॉ था, बायोट-सेवर्ट लॉ से जो चीज़ें व्युत्पन्न करनी थी वो हो गई। अब अगला नियम आ रहा है, ठीक है ना? अगले नियम का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। लिखिए आप लोग, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। अब इसके पहले मैं पिछले चैप्टर की कुछ बात आपसे करना चाहूँगा। आपको याद होगा जब मैंने पिछले बार चैप्टर में पढ़ाया था गाउस का नियम, गाउस का नियम, तब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था कि आपके पास मान लीजिए कोई आवेश है या आवेश वितरण है, आवेश है या आवेश वितरण है, तो सबसे पहले क्या करते थे? उस आवेश वितरण के परितः आप एक सममित तल लेते थे। बोलो हाँ या ना? लेते थे कि ना देते थे? एक सममित तल लेते थे। मतलब सममित तल मतलब ऐसा तल कि जिसके हर बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर पाई जाएगी, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में। वही जैसे ट्यूबलाइट जल रही है तो इधर भी लाइट उतनी ही आएगी, इधर भी उतनी ही आएगी, उधर भी। तो एक सममित तल लेते थे, एक सममित पृष्ठ लेते थे, और इस पृष्ठ को क्या बोलते थे? गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते थे? गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद आपने घोषणा करी कि इस पृष्ठ का E डॉट डी एस मतलब इस पृष्ठ का सतह अवकलन, ये ds लगा है, ds मतलब पृष्ठ और E मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत। तो भैया इससे निकलने वाला कुल विद्युत क्षेत्र मतलब इसका सतही अवकलन, विद्युत क्षेत्र का सतही अवकलन काय के बराबर होगा? 1/ε मल्टीप्लाइड बाई q। यही पढ़ाया था। E डॉट डी एस बराबर q/ε0, यही तो था भैया। क्योंकि E डॉट डी एस को अपन क्या बोलते थे? फ्लक्स। क्या बोलते थे? फ्लक्स। ये E डॉट डी एस फ्लक्स होता था, निकलने वाला कुल फ्लक्स। अब रिकॉल कर लो चैप्टर की तैयारी क्या है। हाँ, चैप्टर की तैयारी क्या है? अगर चैप्टर अभी भी खराब कर रखा है तो अच्छे से पढ़ लेना, है ना? हाँ, तो कुल फ्लक्स इसको बोलते थे इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू q/ε0। ये था वहाँ पे गॉसियन सरफेस से जाने वाला कुल फ्लक्स, इसको हम बोलते थे गॉस का नियम। ये था गॉस का नियम। अब बिल्कुल यहाँ पर जैसे ये है नियम, वैसे ही यहाँ पर एक नियम लगने वाला है। यहाँ पर आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता था? आवेश। चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन उत्पन्न करेगा? करंट, धारा, धारा का बहाव। तो मान लीजिए कि कोई आपके पास चालक है, उससे धारा कुछ बह रही है। चालक है या चालकों का समूह है? चालक है या चालकों का? उससे धारा बह रही है। तो धारा बहने से उसके चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र का लूप बनेगा। बोलो हाँ। ये एक सिमेट्रिक लूप है। आप इसको मान लो, अगर आपको
इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर क्या निकालनी है? तीव्रता। तो जैसे मैंने बताया था कि वहां पर जिस बिंदु से हो करके, जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी थी उसी बिंदु से हो करके आप पृष्ठ मानते थे, मानते थे कि नहीं मानते थे? अब इसमें जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से हो करके आप एक लूप बनाओगे, एक छल्ला बनाओगे, जिसको बोलोगे एम्पीरियन लूप। क्या बोलोगे? वहां बोलते थे गॉसियन पृष्ठ और यहां बोलेंगे एम्पीरियन लूप। मतलब वहां पृष्ठ बनता था और यहां पर छल्ला बनेगा, लूप बनेगा। यहां पर क्षेत्रफल के दर्शन होते थे और यहां पर लंबाई के दर्शन होंगे, डीएल के। यहां डीएस के होते थे, यहां किसके होंगे? टीएल के। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं एम्पियर साहब? एम्पियर साहब ये कहते हैं कि किसी एम्पीरियन लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय लाइन इंटीग्रल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डीएल को? लाइन इंटीग्रल। ये क्या था? सरफेस इंटीग्रल, सतही समाकलन। और ये क्या है? रेखीय समाकलन। यहां पर कौन था? ई। यहां पर कौन था? यहां पर कौन आ गया? यहां कौन था? यहां कौन आ गया? दोनों सदिश राशि, डोंट वरी। इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या है? उस लूप के अंदर से जो करंट गुजर रही है उसकी मात्रा। जैसे वहां पे आवेश होता था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यार मैंने रिलेट किया है, मैं चाहता तो लिखा देता डायरेक्टली, मगर भूलो ना इसलिए मैंने रिलेट किया है। वहां पे क्या लेते थे? गॉसियन पृष्ठ। यहां पे क्या लोगे? एम्पीरियन लूप। क्या लोगे यहां पे? वहां पे कुल आवेश को जोड़ देते थे, यहां पर किसको जोड़ दोगे? कुल धारा को। यहां पर विद्युत क्षेत्र का समाकलन करते थे, यहां किसका कर रहे हो? यहां पर तल के अनुसार करते थे, तल के एलोंग, तल के अनुदिश, तल के ऊपर करते थे। यहां किसके अनुदिश करोगे? लंबाई के अनुदिश। बस इतना ही तो काम है। वहां पे एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन आता था और यहां पर क्या आ रहा है? म्यू नॉट। क्योंकि पूरे पूरे चैप्टर में जहां जहां एप्सिलॉन नॉट था वो बदल गया। बोलो आ गया समझ में ना? लिखो, स्टेटमेंट लिखो। हाँ इसको ही प्रूफ करेंगे। अभी ये मैंने स्टेटमेंट समझाया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पढ़ो, पहला लिखा है एम्पीरियन, एम्पियर के परपथी नियम लिखो। लिखिए किसी बंद वक्र के लिए, किसी बंद वक्र के लिए, किसी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र मतलब वही एम्पीरियन लूप, बंद वक्र मतलब एम्पीरियन लूप है ना? हाँ, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र B का, मिश्रा जी कौन सा समाकलन? कौन सा समाकलन? हाँ बिल्कुल सही, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में, ये देखो बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में, ये जो क्षेत्रफल है इसमें क्या घेरी गई है? इसमें करंट घेरी गई है। बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का, उपस्थित कुल धारा I का, उपस्थित कुल धारा I का कुल धारा I का म्यू नॉट कितने गुना? म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये लो जी, उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये है आपका एम्पियर का नियम। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। किसी बंद वक्र, जिसको लूप बोलते हैं, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस लूप के अंदर, उस लूप पृष्ठ के अंदर जो धाराएं हैं, जो कुल धारा जा रही हैं,
उस लूप के अंदर जो समाहित हैं उनका कितने गुना, म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया? अब ये नियम है, अभी तो इसको रट लो, जब मैं एक बार प्रूफ करा दूंगा ना तुमको लगेगा हाँ हाँ सही बात है। अब अपन इसको प्रूफ करते हैं, अपन इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। लिखो भैया, हाँ एक चीज़ लिख लो, सॉरी यहाँ पे ये लगाओ, ऐसा इंटीग्रेशन के अंदर ये लगाओ। हाँ ये जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, जब भी ये साइन लग जाए, जब भी ये साइन लग जाए, एक होता है खुला अवकलन, एक होता है बंद अवकलन। तो ये जो साइन लग जाए इसका मतलब बंद अवकलन। कौन सा अवकलन? मतलब जहां से चले वहीं तक वापस पहुंच जाओगे। समझ में आया? लिखो यहां पर हाँ ऐसा, इंग्लिश में से बोलते हैं बाउंडेड इंटीग्रल, हिंदी में बोलते हैं बद्ध समाकलन। यहां पर ये ब्रैकेट में लिख लो, नाम लिखना हो, बद्ध समाकलन। हाँ बद्ध समाकलन किसी बंद वक्र के अनुदिश, किसी बंद वक्र के अनुदिश, हाँ इसी के आगे, किसी बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। अच्छा म्यू नॉट क्या है यहां पे? निर्वात की चुंबकशीलता। लिखो एवं म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट जानते हो कैसे बनता है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट जो है वो वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। चलिए आइए अब इसका करते हैं प्रूफ। वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। चलो भैया इसका प्रूफ करें। केवल समझने पे जोर दीजिए। देखिए वीडियोस आपको मिल जाते हैं, हर लाइन समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लिख विख तो सब चल जाएगा, घर में भी लिख सकते हो, समझ में आ जाए सबसे बड़ी बात वो है, ठीक है ना। हाँ तो भैया अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना क्या है, प्रूफ में लाना क्या है? प्रूफ में लाना है कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू नॉट आई के। तो हमको ये लेके चलना है और ये हमको प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने मन से कोई भी ऐसा कुछ उठा लेते हैं जिसका बी हमें पता हो। हाँ पता है हमें, अनंत धारा रेखी चालक का पता है कि नहीं पता? पता है ना? कितना होता अभी पढ़ाया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना होता है उसका अपन को ये पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पता है। अच्छा उसका अपन को लूप भी पता है, क्योंकि धारा रेखी चालक के कारण, अनंत धारा रेखी सीधे चालक के कारण जो उसका क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है? वृत्ताकार। कैसा बनता है? वृत्ताकार बनता है। तो हम एक अनंत लंबाई का धारा रेखीय चालक ले लेते हैं और उसके कारण आर दूरी पर एक लूप कंसीडर कर लेंगे, लूप मान लेंगे, और उसी लूप में क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। आई बात समझ में ना? चलो ठीक है ना। तो लिखो, माना असीमित लंबाई का एक एक्स वाई चालक है, वही अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई का एक ऋजु रेखीय चालक एक्स वाई। ऋजु रेखीय मतलब एकदम सीधा है ना, सरल रेखीय, ऋजु रेखीय, सीधा अनंत लंबाई का एक ऋजु रेखीय चालक एक्स वाई है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। हाँ भाई साहब, आप सबको पता है कि इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है? संकेंद्रीय वृत्ताकार के रूप में बनता है। लिखो, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं
संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी, जो अब ये जो संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। मिश्रा जी, जो संकेंद्रीय वृत्त है वो बताओ मेरे बोर्ड के तल पे है कि बोर्ड के तल के लंबवत है? लंबवत है, क्योंकि बाहर आ रहा है, अंदर बाहर जा रहा है। भाई ऐसे तो बना रखा अपन ने, वो तो ऐसे होगा ना। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में है जो चालक के तल के लंबवत तल में, जो चालक के तल के लंबवत तल में स्थित होंगी, स्थित होंगी। अब भैया मैंने आपको क्षेत्र दिखा दिया, फील्ड दिखा दिया, मेरा इंटरेस्ट इससे नहीं है, ये मैंने आपको मिटा दिया। बोलो हाँ, मिटा दिया। मान लो मेरे पास r दूरी पर कोई बिंदु है, ये r दूरी पर कोई बिंदु है, हाँ या ना? मेरे पास r दूरी पर कोई बिंदु है, इस दूरी पर मैंने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। तो इसका एम्पीरियन लूप कैसा जाएगा? जैसा चुंबकीय क्षेत्र का वितरण होता है इसी तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। और देखो ये यूं है, ये कैसी जा रही धारा? यूं, हाँ या ना? हाँ, इस पॉइंट पर कहाँ की ओर, और इस पॉइंट पर कहाँ की ओर? यस, इस पॉइंट पर बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पर ये अंदर फोड़ करके जाएगा, जहां फोड़ के जाता वहां क्या बनाते हैं? क्रॉस। क्या बनाते हैं? क्रॉस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो अब ये जो हो गया अपने पास में, और ये यहां पे इसको ये अपने पास में छल्ला मान लिया, एम्पीरियन लूप मान लिया। ठीक है, लिखो। तब चालक से r दूरी पर, तब चालक से r दूरी पर, बहुत अच्छे समझना बच्चों, तब चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित किसी बिंदु P पर, स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हाँ है ना? कहाँ होगी? अंदर की ओर। गया? ये गया? देखो अंदर की ओर, हाँ है ना? तो अभी अभी मैंने पढ़ाया, अनंत के कारण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सदिश लगाया है तो सदिश के लिए क्या लगा दूं? माइनस के कैप, है ना? अच्छा, डायरेक्शन उल्टी बन रही है, माइनस के कैप, कोई नहीं, बना लो माइनस के कैप। बोलो चल जाएगा? आप चाहो तो मैं इसको एन कैप लिख दूं। एन कैप अच्छा नहीं लग रहा ना? माइनस के कैप अच्छा लग रहा कि एन कैप अच्छा लग रहा? अगर आप अंदर की दिशा को एन कैप लेना चाहते तो और अच्छी बात है, उसमें माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, सीधे एन कैप आपने ले लिया, आगे अपन संभाल लेंगे, कोई दिक्कत ना है। ये हो गया, अंदर आ गई भैया एन कैप। ठीक, बहुत अच्छे समझना। अब ये धारा जा रही है, धारा ये जा रही है, धारा ये जा रही है, ये जा रही है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अपन ने ये ले लिया, ले लिया। अब अपन को क्या करना है? बी डॉट डीएल मतलब अल्पांश, डीएल मतलब जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो वहीं पर अल्पांश कंसीडर करो। ध्यान से देखो, देखना आप, इमेजिनेशन, दिखा अल्पांश, दिखा अल्पांश की दिशा भी देखो अंदर होगी, हाँ या ना? हाँ, यहां पर लूप के, हाँ अब भाई साहब ने बिल्कुल टेक्निकल बात कर दी कि सर अल्पांश तो चालक में होता है, 360 डिग्री दिमाग इसका चलता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे अल्पांश वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मेरे को यहाँ पर इसको बोलना चाहिए डिफरेंशियल लेंथ डीएल, जिसको लेकर के आप इंटीग्रेट करते हो। एक छोटी सी लेंथ, एक छोटी सी लेंथ जिसको लेकर के आप, अल्पांश तो धारा का पार्ट है, ये तो रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है। बी डॉट डीएल, ये बी डॉट डीएल क्या है? रास्ता है।
चलो खैर कोई बात नहीं, अगर आपको धारा इसकी दिशा की बात नहीं करनी तो ना भी करो, मगर ऐसा है, ये देखो, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत होना, 2-4 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठे कूद पड़े हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। देखो ये जो लूप है आपको इसी में चलना है, चलना है कि नहीं चलना है? बी कितना लेके चलना है? ये जो निकल गया बोलो हाँ। और डॉट में क्या लगा है बेटा? डीएल। क्या लगा है? डीएल। मतलब अपन को लंबाई के अनुसार चलना है, चलना है कि नहीं चलना? बी डॉट डीएल। अब देखो मैं आधा डेरिवेशन आगे सॉल्व कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन बी डॉट कितना? डीएल। फोकस, बी डॉट डीएल। भाई साहब बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन कितना? 2 पाई आर। बी पूरे में कांस्टेंट है, चाहे यहां देख लो, 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 बी पूरे में क्या है? बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ। अंदर क्या बल क्या बचा बेटा? डीएल। अंदर केवल क्या बचा? डीएल। डीएल मतलब लंबाई का पूरा बाउंडेड अवकलन। बोलो एक छल्ले के लिए लंबाई का बाउंडेड अवकलन कितना होता है? 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू कितना? 2 पाई आर से 2 पाई आर इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई। आ गया समझ में? यही निकालना था। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई। यही था अपना एम्पियर का नियम। आई बात समझ में? ये कैसे आया? डी एल पूरी लंबाई कितनी होगी भैया? आर रेडियस है तो पूरी परिधि कितनी होगी? कई बार बता चुके हैं इसलिए जल्दी चल जाते हैं। आर परिधि है, आर रेडियस है, आर त्रिज्या है, तो पूरी परिधि कितनी होगी? बस, तो इसीलिए अपन जल्दी चले गए। आई बात समझ में ना? हाँ, तो अब इसके आगे लिखेंगे। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था? जो मैं आपको बता रहा था एक और टेक्निकल पॉइंट जो मैंने सीधे डायरेक्टली कर दिया यहां पे। अब वो टेक्निकल पॉइंट क्या है? वो ये है, देखना ध्यान से बेटा। दोनों सदिश राशि है, बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैंने जो समीकरण लिखा है गॉस का नियम नहीं, एम्पियर का नियम, वो क्या है? आई बराबर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बोलो हाँ या ना? तो मैंने यहां दोनों क्या लिए? सदिश। क्या लिए? दोनों सदिश। तो ध्यान से देखना बेटा, अब इसको लिख रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन जब आप खोलते हो ए डॉट बी को तो बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो भैया बी का मॉड कितना आएगा? बी। डीएल का मॉड कितना आएगा? बच्चों मैं केवल तुमसे ये जानना चाह रहा था कि बी और डीएल के बीच के इस पॉइंट का एंगल कितना है। ध्यान से देखो। हाँ, कहाँ 90 भाई? इस पॉइंट पर बी और डीएल के बीच का, किसी भी पॉइंट पर बी और डीएल के बीच का एंगल निकाल लो। 0 डिग्री। कितना है? चलो तुम यहां निकाल लो अगर तुमको डर लग रही तो। देखो यहां पर लंबाई की दिशा ये है कि नहीं है? बताओ। और बी कैसा आएगा इस पॉइंट पर? ये देखो ऐसा सटाक सामने की तरफ। उस दिन पढ़ाया ना खूब सारा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। याद आया? तो ये बी की दिशा, ये डीएल की दिशा है। जहां बी मर रहा वहीं डीएल मर रहा, दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री? तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो एक्चुअली ये मैं दिशा के पंगे के पीछे पढ़ा था। cos 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। समझ में आया? तो भैया बी डॉट डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1। तो केवल अंदर क्या बचेगा? बी इंटू डीएल। अब बी मैंने बाहर खींच लिया और डीएल अंदर रह गया, और डीएल की वैल्यू आ गई 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। आंसर कितना? म्यू नॉट आई। अब आया समझ में? आया समझ में? पक्का? क्या बेन साहब क्या नहीं आया समझ में? पूछो। पक्का? ठीक। हाँ भाई, तो अपन आ चुके थे बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, लिख लिया? हाँ, तीव्रता लिखो इक्वल टू, ये लिखो इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एन कैप। अच्छा, परिमाण अगर लिखने में इंटरेस्टेड हो तो फिर एन कैप मत लगाओ, फिर सीधे बी बस लिख दो। ये लो, इतना लिख दो बस, चल जाएगा। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर केवल परिमाण की बात करी अपन ने, दिशा की बात नहीं करी। अभी दिशा की बात कर लेंगे। हाँ लिखो, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B हाँ बेटा, किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र B किस दिशा में होता है? स्पर्श रेखा। किस दिशा में? जैसे यहां पर भी क्षेत्र कहां जाएगा? अंदर की ओर, क्योंकि स्पर्श रेखा कैसी जाएगी? अंदर। पीछे से आएगा स्पर्श रेखा, यहां जाएगी, है ना? चुंबकीय क्षेत्र B
उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तथा लूप की दिशा में लिए गए अल्पांश, वही अल्पांश, मगर ये धारा का अल्पांश नहीं है बेटा, ये लूप का अल्पांश है। अल्पांश तो कहीं पे भी लिया जा सकता है, मगर ये धारा अल्पांश नहीं है। तथा लूप की दिशा में लिए गए अल्पांश dl सदिश की दिशा भी स्पर्श रेखीय होगी। स्पर्श रेखीय होगी। अतः B तथा dl, सदिश B तथा dl एक ही दिशा में है। सदिश B तथा dl एक ही दिशा में है। ठीक है, हाँ, ये B और dl के बीच में एक ही दिशा में है। एवं इनके मध्य का कोण 0 डिग्री होगा। एवं इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर, R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर, ये R त्रिज्या का वृत्त है। इस प्रकार R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब बोर्ड में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन कितना होगा? बाउंडेड यानी बद्ध अवकलन B डॉट dl, B dl कितना cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी, तो कितना बचा B इंटू चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकाल लो, ना म्यू बदल रहा, ना I बदल रहा, ना 2 पाई बदल रहा, ना R बदल रहा, क्योंकि अपन ने लूप फिक्स कर दिया है। लूप क्या कर दिया है? तो सब कुछ फिक्स है, केवल क्या बदलेगा? dl, हाँ है ना, क्योंकि अपन को पूरे में घूमना है। तो dl की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई r से 2 पाई r। आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट I, अर्थात ये हो गया म्यू नॉट I। यही एम्पियर का नियम है। लो भैया, अब प्रेम पूर्वक नोट कर लो इसको, और कहीं डाउट तो बताइए। हाँ 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 हाँ, यहां तक लगेगा ये भाई साहब, देखो, ठीक है ना, गिद्ध की नज़र, बिल्कुल सही, नोट कर लो भाई साहब, हर जगह बाउंडेड लगेगा। चलिए अगला डेरिवेशन लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का इस्तेमाल करते हुए, का उपयोग करते हुए, एम्पियर के परिपथीय नियम, परिपथीय मतलब सर्कुटल लॉ का उपयोग करते हुए, इस नियम की सहायता से ऋजुरेखीय चालक, धारावाही चालक के समीप, ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
लो भाई साहब, तो ये अपने पास धारावाही चालक है, इसमें धारा आई जा रही है और आपको इस बिंदु पर, मान लो कोई बिंदु P है, उस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये धारा आई जा रही है। अब देखिए ध्यान से, बोर्ड की तरफ देखो, तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब लिखना बंद कर दो। देखो धारा ऊपर जा रही ना, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है ना। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक मैंने बायो-सेवर्ट के नियम से इसके लिए निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, डीएल लिया, ये करा वो करा, और फाइनल आंसर आया था μ0I/2πr। अब किसके लिए निकालेंगे? किसका यूज करके निकालेंगे? एम्पियर का नियम। बहुत जल्दी काम हो जाएगा। एम्पियर का नियम फायदा वाला है। निकालते हैं तो इसका कंसीडरेशन लिख देंगे, क्योंकि अपने पास हाथ में क्या था? केवल धारावाही चालक। तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु को शामिल करते हुए एक सममित सरफेस, सरफेस नहीं, लूप मानोगे, जिसको बोलोगे एम्पीरियन लूप। क्या बोलोगे? एम्पीरियन लूप। लिखो भैया, चित्र के अनुसार हमारे पास एक धारावाही चालक है। चित्र के अनुसार हमारे पास एक लंबा धारावाही चालक है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक के अक्ष से R दूरी पर कोई बिंदु P माना, चालक के अक्ष से R बिंदु पर कोई, R दूरी पर कोई बिंदु P माना, चालक के अक्ष से R दूरी पर कोई बिंदु P माना, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चालक के अक्ष से R दूरी पर कोई बिंदु P माना, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, ये मैं लिख रहा हूं। हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है बाउंडेड इंटीग्रल बद्ध समाकलन B.dl बराबर μ0I। यहां तक तो आना है, मगर इसके पहले भी काफी सारे काम है, वो यहां आएंगे। अब B की दिशा की बात करें, dl की दिशा की बात करें, तब देखते हैं। लिखो लिखो, चालक में प्रवाहित धारा I के कारण, चालक में प्रवाहित धारा I के कारण चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चालक के लंबवत तल में, चालक के लंबवत तल में संकेंद्रीय हुआ करती हैं, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। हाँ, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। चालक के लंबवत तल में संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। ठीक है। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? संकेंद्रीय वृत्त बनाना पड़ेगा। लिखो, O को केंद्र मानकर, पैराग्राफ चेंज, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर तार के अक्ष के लंबवत एक वृत्त खींचें। तार के अक्ष के लंबवत एक वृत्त खींचें। जो बिंदु P से गुजरे, जो बिंदु P से गुजरे, यही हमारा एम्पीरियन लूप होगा। जो बिंदु P से गुजरे, यही हमारा एम्पीरियन लूप होगा। तुम कल्पना कर लो, ठीक है, मगर अपन पेंसिल से तो उसमें खींच सकते हैं ना, अपन कॉपी में तो खींच सकते हैं, तो दोनों बातें गलत नहीं है बेटा, है ना। कल्पना करें लिख दो या खींच दें,
अपन खींच सकते हैं, तो खींचे लिख दो। जो हमारा एम्पीरियन लूप होगा, हाँ मुझे ये बताओ बच्चों मेरे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लूप की दिशा में कितना कोण है? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लूप की दिशा में कितना कोण है? ना, गलत बात। क्षेत्र कहां ले रहे हो तो, और लूप कहां ले रहे हो? हाँ 0 डिग्री। कितना कोण है? 0 डिग्री। धारा तो अंदर है भाई, है ना भाई। देखो क्षेत्र भी अंदर जा रहा है और लूप भी अंदर जा रहा है। लूप की दिशा भी स्पर्श रेखीय होती है और क्षेत्र की दिशा भी स्पर्श रेखीय होती है, हाँ या ना। तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा अंदर की ओर है और लूप भी कैसा आ रहा है? अंदर की ओर। यस, लिखो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B तथा अल्पांश dl के बीच का कोण, अल्पांश dl सदिश, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश, B के ऊपर सदिश जरूर लगाना, तथा अल्पांश, अल्पांश कौन सा अल्पांश? के लूप का अल्पांश। किसका अल्पांश? लूप का, धारा नहीं। तथा अल्पांश dl सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश B तथा अल्पांश dl सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अतः एम्पियर के नियम से B डॉट dl बराबर, बोलो कितना? म्यू नॉट I। अब यहां साथ दो भाई साहब, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I। लो भैया ओपन कर दो। B का मॉड dl का मॉड कॉस कितने डिग्री? 0। लिखना बंद करो, यहां देखो। B का मॉड dl का मॉड कॉस 0 बराबर कितना? म्यू नॉट I। ये बताओ हर बिंदु पर B का परिमाण अलग अलग है कि बराबर है? बराबर है, क्योंकि B r दूरी पर समान होता है, हाँ या ना। तो B का परिमाण हर बिंदु पर बराबर है, तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हुआ? dl कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। dl और cos 0 की वैल्यू कितनी? 1 बराबर कितना? म्यू नॉट I। B बोलो dl कितना होगा? इक्वल टू कितना? म्यू नॉट I। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। मिलान करो, क्या यही थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? थी ना भाई साहब? तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट करिए। यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, जो हमने कुछ ही मिनट में निकाल ली एम्पियर के लूप की सहायता से, एम्पियर के नियम की सहायता से। इसी को अपन ने बायोट सेवर्ट लॉ से निकाला था, तो बहुत समय लगा था, है ना बेटा। ठीक है, चलो एक सवाल हो जाए, इसको नोट कर लो, फिर एक छोटा सा सवाल, फिर बाय बाय। एक मैं आपको एम्पीरियन लूप दे रहा हूं, ये देखो ये एम्पीरियन लूप है, बोलो हाँ। अब इससे एक धारा ऊपर की ओर जा रही है I, और एक धारा नीचे की ओर आ रही है I, आ रही है। आपको इस एम्पीरियन लूप के इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, कितनी होगी? हाँ बिल्कुल सही, कितनी होगी? 0 होगी। कितना होगा? B 0। अरे भैया क्यों होगा? हमने बताया एम्पीरियन लूप है, तो B डॉट dl इक्वल टू कितना? म्यू नॉट इंटू, यहां जो होना होगा होगा, B बाहर निकलेगा, जो भी होना होगा होगा, बट म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I का मतलब कुल करंट अंदर कितनी है? बोलो I ऊपर I नीचे, कुल करंट कितनी हो गई? 0। तो बच गया, जब इधर ही 0 आ चुका है तो सॉल्व हो के B कितना आएगा? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये एक क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए था, इसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है। ओके ठीक है, तो नमस्कार, आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए।